हाय, मैं पिंटू सर, महासारथी कोचिंग सेंटर पचपार बाजार सहरसा। अभी तक में हम 11 क्लास पढ़ा चुका हूं। आज हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है, संपूर्ण वीडियो को पहले देखें, लाइक करें, कमेंट करें, तब अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर और जितना भी नेटवर्किंग साइट हो सब पे शेयर करो। तुम्हारा शेयर ही मुझे विश्वास दिलाता है, जिससे मैं तुरंत फिर अगला वीडियो लेकर के तुम लोगों के सामने प्रत्यक्ष होता हूं। अपवर्तनांक का अनेक विद्वानों ने अनेक तरह से परिभाषा दिया, जिसे हम लोग जानेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। और हर क्लास के भांति इस क्लास में भी बच्चे के लिए होमवर्क दिया जाएगा। हम चाहेंगे जो हर एक स्टूडेंट मुझे उसका जल्द से जल्द आंसर प्रदान करें। देखें आगे, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। परिभाषा, फर्स्ट परिभाषा है, किन्हीं दो माध्यमों हवा और कांच या हवा और जल। उस दिन बताया था दुनिया में 3 माध्यम ही है, हवा, जल, कांच। उसमें से किन्हीं 2 माध्यम, या तो हम हवा या जल ले सकते हैं, या हम हवा या कांच ले सकते हैं, या हवा या जल या कांच ले सकते, कुछ भी 2 बोलो। अपवर्तनांक तब होगा जब 2 माध्यम होगा। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन, म्यू तथा न्यू से सूचित किया जाता है, लेकिन ज्यादा प्रचलन एन और म्यू का ही है। न्यू कहीं कहीं मिलता, जब हम लोग ज्यादा हाईली क्लास, हाई एग्जाम, आईआईटी वगैरह का पढ़ते हैं, तब वहां पे टीचर यूज करते हैं इसी बात। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर अपवर्तनांक का फर्स्ट फॉर्मूला है। परिभाषा समझ गया होगा। यदि किसी स्टूडेंट को परिभाषा समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो हम इसका 3 परिभाषा देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें जो पसंद होगा उसको याद रखें, लेकिन फेयर तीनों को करो। तुम यदि फेयर करोगे, तुमसे जूनियर भी, तुम्हारा भाई कोई भी होगा तो आराम से पढ़ेंगे। देखें आगे, ऑब्जेक्टिव 2-4 देख लेते हैं। विद्वान बताते हैं, अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। याद रखेंगे हर एक स्टूडेंट। किसी भी तरह का तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तुम तुरंत कमेंट करो, सर यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है। अगला स्टार में अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। याद रखेंगे हर एक स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, किस पर नहीं निर्भर करता। अपवर्तनांक जो है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, जबकि अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति और प्रकाश के रंग, प्रकाश के कितने रंग होते हैं हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ जाने, जब अपवर्तनांक जब पदार्थ की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर कभी निर्भर करता है, लेकिन आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। दूसरा परिभाषा, जब गहराई की ओर हम लोग बढ़ेंगे,
तो उस स्थिति में परिभाषा विद्वान ने क्या दिया है वो देखेंगे हम लोग। वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। विद्वान सूत्र लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स INDEX बराबर रियल डेप्थ बटे वर्चुअल या एपियंट एपियंट DEPTH। हिंदी में देखें n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। कोई दिक्कत? वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई का अनुपात को अपवर्तनांक कहता है। अब तुम समझो वास्तविक गहराई क्या है। कल हम बताए थे अपवर्तनांक का दैनिक जीवन में जो पानी से भरी बाल्टी का पेंदी तिरछा पड़ती तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अब तुमको कोई क्वेश्चन कहेगा 10 सेंटीमीटर गहरी बाल्टी में पानी 5 सेंटीमीटर गहराई महसूस हो रहा है तो अपवर्तनांक क्या होगा? तो रियल गहराई कितना है? 10। महसूस तुमको कितना हो रहा है? 5। तो अपवर्तनांक बराबर 10/5 कट के लिए कितना? 2। समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। आगे देखें न्यूमेरिकल। BCM गहरा एक तालाब। न्यूमेरिकल है BCM गहरा एक तालाब जल से भरा है। जल का अपवर्तनांक जहां जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो आभासी गहराई बतावें। समझ गया होगा। कहता BCM गहरा एक तालाब जल से भरा है तो वास्तविक गहराई क्या हुआ? वास्तविक गहराई सॉल्यूशन में लिखेगा वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर, n का मान 4/3 और आभासी गहराई बराबर गांधी बाबा। यहां पे लिख दो अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई कितना है? 20 सेंटीमीटर बटे आभासी गहराई। इसका वैल्यू कितना है? 4/3 बराबर 20 बटे आभासी गहराई को कुछ मान लेते हैं, a मान लेते हैं। बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 4 गुना a बराबर 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। 4 से कट जाएगा 15 हो गया। वास्तविक आभासी गहराई कितना निकला? 15 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा आंसर हो गया। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई तरह का प्रॉब्लम हो जो हम तेजी से भी लिख रहे हैं तो तुम कमेंट करोगे जिससे मैं आगे स्थिर से बताने का कोशिश करूंगा। देखिए फिर से कहता 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है जहां जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो आभासी गहराई बतावे। तो वास्तविक गहराई रियल में हम जान रहे ये तालाब 20 सेंटीमीटर गहरा है तो 20 हो गया।
अपवर्तनांक n का मान 4/3 है, कहता आभासी गहराई बताइए। तो सूत्र हम जानते हैं n बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो 4/3, तुम बच्चे नहीं हो, वास्तविक गहराई को तुम कुछ भी मान सकते हो, x y a कुछ भी हम लिख दिए। तो 20 cm बटे a कोना कोनी गुना करो, 4 गुना a बराबर 20 दिया कितना 60 सेंटीमीटर। 4 से 60 को काट दो के 15 चौके 60। इसका मतलब हुआ जो उसका वास्तविक जो गहराई हुआ तालाब का 15 सेंटीमीटर हुआ। हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव जान लो। ऑब्जेक्टिव आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक शुद्ध पूर्णांक है, याद रखिएगा बाबू। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि यह दो भौतिक राशियों का क्या है, अनुपात है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला स्टार में सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होता है। कितना होता है हवा का? तो एयर का अपवर्तनांक जो होता है पोस्ट करके हम लिख दिए 1। याद रखिएगा, सबसे कम अपवर्तनांक दुनिया में हवा का होता है। अगला स्टार में सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा डायमंड का होता है। तो कितना होता है? तो डायमंड का जो अपवर्तनांक होता है n बराबर 2.45, जो कि 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नोट में विद्वान लिखते हैं, हमेशा याद रखें कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। बजरंगबली की जय हो। यहाँ पे देखो गौर से, अपवर्तनांक एक शुद्ध पूर्णांक है या शुद्ध संख्या, कुछ भी तुम बोल सकते हो। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। बार बार ये बात पूछा जा रहा है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, अपवर्तनांक की कोई नहीं। ऐसा ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर दे देते हैं, एग्जामिनर दे देगा अपवर्तनांक की इकाई होती है, ऑप्शन देगा मीटर सेंटीमीटर में से कोई नहीं। तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? इनमें से वही जगह पर तुमको अपने आप पे विश्वास होगा जो मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट। सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होता है, कितना? एयर का 1। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का डायमंड होता है, n बराबर 2.45। अभी पूछा गया तब यार बोर्ड में, देख लेना क्वेश्चन घर में होगा तो। हाँ, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नोट में विद्वान लिखते हैं, हमेशा याद रखें कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। तीसरा परिभाषा देखें, परिभाषा नंबर 3। प्रकाश के निर्वात में चाल। प्रकाश के निर्वात में चाल तथा किसी माध्यम में चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश के निर्वात में चाल, प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति
परिभाषा समझ गए होंगे। n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। शॉर्टकट में यदि लिखना चाहोगे तो c बटे v, जहां c बराबर कौन चीज 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमेशा याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, अब की बार ऑब्जेक्टिव में पूछा 12th में। निम्न में प्रकाश की चाल महत्तम होती तो उसका आंसर क्या होना चाहिए था? निर्वात। क्वेश्चन कोई तुम्हारे दिमाग होगा कि कहां से पूछेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वही पूछेगा तो बार बार जो पढ़ रहे हो। नहीं एग्जाम देने के बाद जब तो अपने घर आओगे, जिस दिन फिजिक्स होगा 2021 में, उस दिन इसी नंबर पे उधर से कांटेक्ट करना, बताना हाँ सर जी आप सही बोले, तो उस दिन पक्का विश्वास हो जाएगा। फोटो के साथ देखें परिभाषा को। फोटो बनाते हैं। कहाँ चाहिए? ऊपर में हवा है, यहां लिख देते हैं माध्यम 1 हवा, इसमें लिख देते हैं माध्यम 2, ये हो गया कांच। बाहर में भी लिख दे, समझ जाना कांच यहीं तक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो विलंब की, और अगले वीडियो में हम बताए थे ऑब्जेक्टिव, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर मुड़ जाएगा। जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की और मुड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? तो देखो फोटो को गौर से देखते चलो। भगवान जो तुम्हें 2 आंख दिया, काहे दिया है? तो गुरुदेव जो बोर्ड पे बोलेंगे उसको बढ़िया से नोट करते जाना, समझते जाना, यही तुम्हारा एक परम लक्षण है। IR यदि ये नहीं रहता तो ऐसे होकर की जाता। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में इस सूत्र को कैसे लिखेंगे थोड़ा गौर से समझना सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहां लिखते हैं हम N12, तो जो N के बगल में रहेगा, N से जो सटा हुआ, तो ऊपर में लिखा जाए माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। क्या समझा? मतलब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में, जो N के बगल में होगा नीचे में, उसको सीधा नीचे में रखेंगे, जो उसके बगल में होगा उसको सीधा कहां रखेंगे? ऊपर में रखेंगे। इसका मतलब हुआ माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तन। यह अपवर्तन को तुम सापेक्ष अपवर्तन भी कर सकते हो। यहाँ हो गया माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तन। शॉर्टकट में कैसे लिखोगे? N12 बराबर क्या हो जाएगा? तुमने दिमाग में सेट हो गया होगा V1 बटे V2। समीकरण मान लो भैया 1। जब कहेगा सर जी जब ऐसे लिखेंगे 2-1, तो लैंग्वेज में भी लिख दीजिए ना थोड़ा, तो लिखिए लो ना, तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया। क्या लिखेगा? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? 2-1 है तो ऊपर में लिखेंगे कौन चीज? V1 बटे V2। दुनिया में कोई चीज नहीं है, तुम ही लोग जो भी तुम्हें दिमाग होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या गलत पढ़ रहे हैं, क्या दुनिया का कोई भी राइटर का बुक हो तुम उल्टाओ इसको देखो। इसका मतलब क्या हुआ? माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तन। जो यहां रहेगा किसके सापेक्ष? बार बार हम नहीं बोल सकते सवाल, तुम बच्चे हो नहीं। यहां होगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, या माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। यहां होगा कौन चीज? माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। जो ऊपर में है उसके सापेक्ष निचला का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखते जरा
एक गुना समीकरण 2, समीकरण 1 2 से गुना करो, क्या होगा? n12 गुना n21 बराबर क्या? LHS, जब LHS से गुना होगा तो LHS RHS से खुद ब खुद गुना होगा, तो हो जाएगा V2 बटे V1 गुना V1 बटे V2। हाँ, कोना कोनी काट ले जिंदगी में, एकदम सर काटे हैं तो काटिए लो फिर एक बार। इससे सब कुछ कट जाता है, क्या बचता है? तो n12 गुना n21 बराबर क्या बचता है? 1। तो n12 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे n21, या दूसरी तरह से हम भी लिख सकते हैं n21 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे n12। मेरे प्यारे लाल इसका मतलब क्या हुआ समझो। यदि n12 बराबर है 3 बटे 2, तो n21 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तुम खुद समझदार हो, तुरंत कहेगा सर जी 2 बटे 3 हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है, माध्यम एक का वर्तनांक दूसरे माध्यम का वर्तनांक का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब कौन चीज? उल्टा होता है। तो देखो लिखिए लो, लिख देते हम, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होता है। एक बार बढ़िया से देख लो, यहां हो गया माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, यह हो गया माध्यम n12 है, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष बढ़िया से हम समझा दिए थे। फिर दोनों को गुना किए, n12 n21, लिखता माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का वर्तनांक होता है क्या होता है?